नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 13 जनवरी 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो है। वीडियो की शुरुआत हम लोग दो चीज़ों से करेंगे। एक तो ये है कि बीपीएससी के जो छात्र वगैरह हैं उनको गवर्नर के द्वारा, बिहार के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनके द्वारा बुलाया गया है। 11 बच्चों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है बातचीत करने के लिए। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है आप सभी के लिए। देखिए इसका आगे क्या होता है परिणाम। उसके अलावा क्या है आज जितने भी ग्रुप हैं, मैं जो आंसर राइटिंग के लिए चलाता हूँ उसमें एक सवाल कॉमन होगा जो आंसर राइटिंग के लिए है, उनमें मैं कह रहा हूँ उसमें यही होगा कि महाकुंभ जो आज से शुरू हो रहा है शाही स्नान के द्वारा शुरू होता है। शाही स्नान क्या होता है? तो विभिन्न अखाड़े जो हैं और जो साधु संत इकट्ठे होते हैं, श्रद्धालु के अलावा जो साधु संत होते हैं सनातन धर्म के परंपरा में, सन्यासी होते हैं, अखाड़े जो विभिन्न हैं वो पहला स्नान करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? शाही स्नान कहा जाता है। तो आज का सवाल जो होगा मेंस आंसर राइटिंग के लिए सभी ग्रुप में कॉमन होगा, करंट का भी लिखना चाहिए कभी कभार। क्या होगा वो? तो यही होगा कि महाकुंभ की महत्व क्या है। महत्व क्या है, बस इतना ही छोटा सा सवाल होगा कि कुंभ के महत्वों को लिखिए। अब आपको सोचना है कि इसका सामाजिक रूप से क्या महत्व हो सकता है, आर्थिक दृष्टिकोण से क्या महत्व हो सकता है, सांस्कृतिक रूप से क्या हो सकता है, सॉफ्ट पावर के रूप में क्या हो सकता है। उत्तराखंड पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन में एक बार पूछा गया था कि सॉफ्ट पावर से आप क्या समझते हैं। सॉफ्ट पावर से क्या समझते हैं? विदेश नीति में सॉफ्ट पावर का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। अब इस कुंभ में भाग लेने के लिए स्टीव जॉब्स जो एप्पल के संस्थापक थे, उनकी पत्नी भी आ रही हैं और दुनिया भर के पर्यटक आएंगे। पूरे दुनिया में ये चर्चा का विषय बनेगा। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक महोत्सव जो होता है ना पृथ्वी पर, वो कुंभ ही होता है। लगभग 45 करोड़ लोग अगले 45 दिनों में प्रयागराज को विजिट करेंगे। इसका महत्व क्या है हमारे लिए, हमारे देश के लिए कुंभ का क्या महत्व है, यही आज सवाल होगा। दूसरा क्या था? कल प्रधानमंत्री जी ने बातचीत किया, संवाद किया है। दरअसल में राष्ट्रीय युवा दिवस किनके बर्थ के उपलक्ष्य मनाया जाता है? तो विवेकानंद जी इनको पढ़िएगा। मेरे सबसे फेवरेट पर्सन अगर कोई हैं तो उनमें से एक विवेकानंद जी हैं। इनको पढ़ेंगे विवेकानंद जी को तो आपको अद्भुत लगेगा कि किस तरह के ये थे, कितनी कम उम्र में इन्होंने क्या क्या अचीव किया। बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, अल्पायु में ही मृत्यु हुई थी, लेकिन उतने कम उम्र में बहुत कुछ अचीव किया इन्होंने। इनके बारे में एक सवाल पूछा था यूपीएससी ने। क्या सवाल पूछा था? कि जिसमें भारत को अंग्रेजों ने राजनीतिक रूप से गुलाम बनाया हुआ था, भारत को राजनीतिक औपनिवेशवाद क्या कहा जाता है? राजनीतिक औपनिवेश थे हम किसके? ब्रिटिशर्स के, पश्चिम के। उसी समय में भारत के धार्मिक उपनिवेशवाद को विवेकानंद जी ने पश्चिम और अमेरिका में फैलाया। भारत के कल्चर, भारत के धर्म, भारत के अध्यात्म के बारे में उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बताया कि आप जिसको हीन समझते हैं वो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। तो ये इनके बारे में सवाल एक बार पूछा गया था। इन्हीं के बर्थ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो विकसित भारत डायलॉग, इसको ज़रा हम लोग देखेंगे, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। पीआईबी का मैंने उठाया है, वहाँ से इसको पढ़ेंगे। इसमें प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया और वहाँ पर उन्होंने ये 3-4 दिनों तक कार्यक्रम चला है। सभी कार्यक्रम का डिटेल मैं आपको बताऊँगा, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो विकसित भारत डायलॉग ये हुआ है कहाँ पर? तो भारत मंडपम प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ है। इस डायलॉग को भी देखेंगे। तो आज का जो निबंध का सवाल होगा वो यही होगा कि भारतीय युवा, उनके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं और वो क्या क्या हासिल कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई टॉपिक दूंगा, भारतीय युवा 2025 के वर्ष में इस प्रकार का टॉपिक हो सकता है, तो उस पर लिखना होगा आपको। तो ये दो न्यूज़ हम पहले डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें विकसित भारत डायलॉग को पढ़ेंगे। कुंभ के बारे में तो आज शाही स्नान हो जाएगा और उसके बाद से शुरू हो जाएगा कुंभ, और कुंभ का महत्व तो आपसे पूछा जा सकता है मेंस एग्जामिनेशन में। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुंभ को पढ़ाया हुआ है, आपको बताया था कि कुंभ के दौरान क्या क्या होता है, कितनी प्राचीन परंपरा है। तो ईसा पूर्व की परंपरा मानी जाती है इसको। शंकराचार्य जी भी चर्चा करते हैं इसका, ह्वेनसांग भी चर्चा करता है। हर्षवर्धन के समय में भी कुंभ की चर्चाएं हमें मिलती हैं, सभी के समय में कुंभ की चर्चा मिलती है। तो कुंभ बहुत पुराना है और इस बार हो रहा है। इसका पीटी में फैक्ट सारा पढ़वा चुका हूँ। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज आप लोग लिखेंगे इसको, ओके। और क्या न्यूज़ है आज? तो हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं एस जयशंकर जी, क्या नाम है इनका? एस जयशंकर जी, ये भाग लेने जा रहे हैं कहाँ पर?
तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप बनेंगे उनके शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। अब इसे पीटी में क्या पूछा जा सकता है, सबसे घटिया सवाल जो आपसे पूछेगा पीटी में कि कितने नंबर के प्रेसिडेंट वगैरह बन रहे हैं, तो ये अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट होंगे, 47वें प्रेसिडेंट होंगे। और भारत के प्रधानमंत्री जी को इसमें इनवाइट नहीं किया गया। भारत की तरफ से विदेश मंत्री जी इसमें भाग लेंगे। अमेरिका ने खास तौर पर चीन के राष्ट्रपति को इनवाइट किया है, हालांकि वो शामिल नहीं होंगे, ऐसा न्यूज़ है। और भी कुछ न्यूज़ होगा आज के जिसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे। फायर को, अमेरिका में जो आग लग गया है उसको बुझाने के लिए एक विशेष प्रकार के केमिकल का उपयोग किया जाता है जिसको कहा जाता है अमोनिया पॉलीफॉस्फेट कहा जाता है। उसके बहुत सारे डिमेरिट भी हैं। उसमें हैवी मेटल होता है, सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट करता है, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। केमिकल का छिड़काव किया जाता है, तो केमिकल जो है ये लॉन्ग टर्म में पर्यावरण को अति गंभीर तरीके से नुकसान पहुंचाता है। इसका उपयोग भारी स्तर पर अभी किया जा रहा है कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स के इलाकों में आग बुझाने के लिए। तो इसको भी ज़रा देखेंगे कि क्या है ये चीज़ और किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। असम का भी एक न्यूज़ शामिल करेंगे, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले विकसित भारत डायलॉग को हम लोग समझते हैं, किस मंत्रालय ने ऑर्गेनाइज किया है, देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। देखिए, नई दिल्ली में 10 से 12 जनवरी 2025 तक विकसित भारत युवा नेता संवाद हो रहा है, होगा नहीं, हो रहा है, अभी वर्तमान में हो रहा है और ये संपन्न भी हो गया है। आज 13 जनवरी है तो संपन्न हो गया। 12 जनवरी तक क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय युवा दिवस उसी दिन मनाया जाता है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल श्रम मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? दरअसल में युवा और खेल मामलों का जो मंत्रालय है उसी के तत्वाधान में ही हुआ है। उसके मंत्री हैं मनसुख मांडविया के नेतृत्व में युवा मामले विभाग 10 से 12 जनवरी 2025 तक भारत मंडपम, कहाँ पर ये? तो प्रगति मैदान, नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कर रहा है। पहले क्या होता था? राष्ट्रीय युवा महोत्सव होता था। क्या नाम दिया जाता था उसको? राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जिसको बदल के क्या कर दिया गया? विकसित भारत संवाद, जिसमें यंग लीडर्स डायलॉग भी इसमें रखा गया है। यंग लीडर जो नौजवान हैं उनसे बातचीत करके आगे की रूपरेखा तय की जाती है। यह आयोजन राष्ट्रीय युवा महोत्सव का एक नया रूप है। इसका उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत के लिए अभिनव समाधान प्रस्तुत करने के लिए अनूठा मंच उपलब्ध करवाना है कि जो विकसित भारत होगा बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चैलेंजेज हैं कि हम विकसित हों, और उसका समाधान हम युवाओं से चाह रहे हैं कि आप लीड करें, क्योंकि देश की जो 70% आबादी है वो क्या है? तो युवा है, पॉपुलेशन है ना। तो हम चाह रहे हैं कि वो जो हमारे सामने चैलेंजेज आते हैं उसको डील करें, आगे का रास्ता दिखाएं। इसके माध्यम से युवा नेताओं को नीति निर्माताओं, राष्ट्रीय वैश्विक हस्तियों से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही उनके विचार देश के भविष्य को आकार देने में योगदान देंगे। दरअसल में 69 बीपीएससी में स्कॉट जम्बूरिन करके एक होता है जिसका महोत्सव हुआ था, कहाँ? तो राजस्थान में हुआ था। उसमें भारत की राष्ट्रपति जी ने भाग लिया था और वही सवाल आपके मेंस एग्जामिनेशन में शॉर्ट आंसर में पूछ लिया गया था कि ये महोत्सव क्या है, इसका क्या उपलब्धि रहा है, राष्ट्रपति जी ने हाल ही में भाग लिया है, इसके बारे में बताएं। कभी बच्चों ने नाम तक नहीं सुना था उसका। प्रधानमंत्री जी ने इसमें भाग लिया है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। इस महीने में 2 ऐसे सम्मेलन हुए हैं। एक कौन सा हुआ है? एक अभी चल रहा है भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी सम्मेलन जिसको कहा जाता है। ये आपको पता ही होगा, उड़ीसा राज्य में हो रहा है और ये युवा महोत्सव है, ये दिल्ली में आयोजित हुआ है। दोनों प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया है और प्रवासी वाले में तो राष्ट्रपति महोदया ने भी भाग लिया है। तो दोनों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है मेंस एग्जामिनेशन में। देश भर के युवा नेताओं ने विकसित भारत के अपने विचार व्यक्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम में भाग लिया और जिसमें लगभग 30 लाख युवा शामिल हुए हैं। देश भर में सबसे होनहार आवाज़ों की पहचान करने, उन्हें सामने लाने के लिए तैयार की गई योग्यता आधारित बहुस्तरीय चयन प्रक्रिया के बाद विकसित भारत युवा नेता संवाद में भाग लेने के लिए 3000 गतिशील और प्रेरित युवाओं का चयन किया गया था। देश भर से अलग अलग चीज़ों के माध्यम से फिल्टर करके 3000 युवा आए थे जो दिल्ली में आए और इन्होंने संवाद में भाग लिया है। चरण 1 के तहत विकसित भारत क्विज एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन पहल थी जिसे प्रतिभागियों के ज्ञान पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के बारे में उनका जांच पड़ताल किया गया और 2-3 चरणों के बाद उनको दिल्ली बुलाया गया है।
समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए 12 भाषाओं में आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 30 लाख युवाओं ने भाग लिया। चरण 2 के तहत विकसित भारत निबंध में योग्य प्रतिभागियों ने 10 चयनित प्रमुख विषयों पर अपने निबंध लिखे। क्या था वो? तो विकसित भारत के दृष्टिकोण से मेल खाते हों इस प्रकार के निबंध भी लिखे गए। फिर तीसरा चरण आया, जिसमें कुछ परीक्षणों के पश्चात 3000 प्रतिभागियों को दिल्ली बुलाया गया है और उन्होंने संवाद में भाग लिया है। अगर डे बाय डे देखेंगे हम लोग तो 10 जनवरी को विषयगत प्रस्तुति हुआ है कई सारे चीज़ों पर, जिसमें आप देख सकते हैं 10 चयनित विषयों पर केंद्रित प्रस्तुतियाँ और प्रतियोगिताएं हुई हैं जिनमें इन युवाओं ने भाग लिया है। उसके बाद से 11 तारीख को जो हुआ है उस उत्सव का क्या नाम था? बौद्धिक जुड़ाव सांस्कृतिक उत्सव का दिन था ये। और 12 तारीख का जो उत्सव था इसे प्रधानमंत्री जी ने सीधा भाग लिया और उन्होंने संवाद में ये चीज़ बोला है कि आउट ऑफ द बॉक्स युवाओं को सोचना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर निर्णय लेना चाहिए और रिस्क लेना चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सकें। और नौकरी मांगने की जगह पर उन्होंने एक शब्द और यूज किया था, नौकरी मांगने की जगह पर नौकरी देने वाला बनना चाहिए। अब छोटा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि लीडरशिप की क्वालिटी ऐसे ही डेवलप नहीं होती है। जिस देश में अधिकांश यूनिवर्सिटी में 4 साल में ग्रेजुएशन नहीं हो पाता है, जहाँ पर अधिकांश स्कूल कॉलेजों में सही से लेक्चर नहीं चलते हैं, वहाँ के युवाओं को ये बोलना कि लीडरशिप करिए इतना आसान नहीं होता है सभी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आज का क्या है? आज का नेक्स्ट टॉपिक है अपना, पता ही होगा आपको, अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया। दिखा देता हूँ पहले मैं न्यूज़ को, उसके बाद इस टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें ये है कि असम के जोरहट में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको क्या कहा जाता है? हुलोंग पार गिब्बन अभयारण्य। क्या कहा जाता है? हुलोंग पार गिब्बन अभयारण्य है। इसमें दरअसल में ऑयल एंड गैस निकालने को लेकर भारत सरकार ने हरी झंडी दे दी है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है, उनको दे दिया है एनओसी कि आप इसमें कर सकते हैं आगे का काम, जिसके कारण से अब जो पर्यावरण से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि इस प्रकार के अभयारण्य में सेंसिटिव इलाकों में हमें खनन वगैरह का कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होता है वहाँ के प्राकृतिक संपदाओं को नुकसान पहुँचता है। तो ज़रा देखते हैं क्या है हुलोंगा पार गिब्बन अभयारण्य। हमें उस डिबेट में तो नहीं फंसना है, हमें पहले इस अभयारण्य के बारे में समझना है, उसके बाद से देखना है कि ये अभयारण्य क्यों चर्चा में है। ये बता दिया है आपको कहाँ पर है, किस प्रकार के जीवों के लिए जाना जाता है। आपसे पीटी में सबसे सामान्य सवाल जो पूछेगा कि हुलोंगा पार गिब्बन अभयारण्य कहाँ है, किस राज्य में है, तो ये असम राज्य में है। ओके, गिब्बन दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगल में पाए जाते हैं। इन्हें सभी बानरों में सबसे छोटे और समझदार बानर के रूप में जाना जाता है। यही है गिब्बन, इसी का सेंचुरी है ये, इसी को डेडिकेटेड ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इनमें अन्य बानरों के समान तीक्ष्ण बुद्धि, विशिष्ट व्यक्तित्व और मजबूत पारिवारिक बंधन होते हैं। फैमिली रिलेशन को समझ सकते हैं। बहुत कम जीव होते हैं जिनके अंदर में फैमिली रिलेशन होता है। कुत्तों के बीच में फैमिली रिलेशन डेवलप नहीं हो पाता आपस में, कुत्तों की बात कर रहा हूँ, कुत्तों के झुंड में। हाथियों के बीच में फैमिली रिलेशन होता है, शेर में पाया जाता है, ये चीज़ देखा होगा आपने। और गिब्बन होते जिनके अंदर फैमिली रिलेशन होता है, ये एक परिवार से जुड़े हुए होते हैं, बहुत सेंसिटिव जीव होते हैं। आपके और हमारे जैसे इनके पास बुद्धियाँ तो नहीं होती, लेकिन इतनी बुद्धि जरूर होती है कि अपने काम को बहुत ही बखूबी तरीके से कर सकते हैं। ये विश्व भर में पाए जाने वाले 20 गिब्बन प्रजातियों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। हुलॉक गिब्बन भारत की एकमात्र बानर प्रजाति है। यही सवाल पीटी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आपसे। अगला देखिए क्या है इसमें, यही है वो, देखिए कितना सुंदर सा बैठा हुआ है, फोटो खिंचा रहा है। भारत में गिब्बन की प्रजातियां हैं कुछ, जिसको पहला क्या है, पश्चिमी हुलॉक गिब्बन। ये पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में, नाम है बस इसका पश्चिमी हुलॉक गिब्बन, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण और दिबांग नदी के पूर्व के क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। भारत के बाहर यह पूर्वी बांग्लादेश और उत्तर पश्चिम म्यांमार में पाया जाता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया और उससे जुड़े हुए जो देश हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। भले इसके नाम में लगा हो पश्चिमी हुलॉक गिब्बन, लेकिन ये पाया जाता है देश के पूर्वोत्तर और देश के पूर्वी भागों में पाया जाता है। देश के पूर्व में ही म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी देश के पूर्व में ही स्थित है। IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त है, ये वल्नरेबल में आता है, पूर्वी हुलॉक गिब्बन ये भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम के विशिष्ट इलाकों में, भारत के बाहर दक्षिण चीन और उत्तर पूर्व म्यांमार में पाया जाता है ये गिब्बन, ये जीव। ओके,
IUCN लाल सूची में असुरक्षित है, ये असुरक्षित है। भारत में दोनों प्रजातियां वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है, यानी कि आप इनको टच भी करोगे, इनको कंकर पत्थर भी मार दोगे तो बहुत बड़ा आपके ऊपर में केस बन सकता है, FIR बन सकता है। इनको छूना, प्रताड़ित करना, शिकार करना तो वैध होता ही है। कुछ भी आप इनको परेशान करोगे तो आप परेशान हो सकते हैं। विशेषताएं क्या है, देखिए कई बार UPSC विशेषताओं से सवाल पूछ लेता। अगर स्टेट PCS में भी बहुत कठिन सवाल बनाए जाएंगे तो विशेषता से पूछ सकता है। BPSC में 70 BPSC में तो विशेषता छोड़ दी, जो पूछेगा गिब्बन के कितने पैर कितने हाथ होते हैं, है ना, बानर की प्रजाति है कि हाथी की है कि कुत्ते की है, ये पूछ सकता है। तो वो आपको पता होना चाहिए, बानरों की प्रजाति में आते हैं ये अपने विशिष्ट सफ़ेद भौं, लंबी भुजाओं, स्वर के उच्चारण के लिए उपयोग की जाने वाली गले की थैली के लिए जाने जाते हैं। वृक्षीय गिब्बन विशेष रूप से वृक्षवासी होते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। चुनौतियाँ, हुलॉक गिब्बन विशेष रूप से आवाज़ संबंधी व्यवधान जैसे कि कैनोपी गैप के प्रति संवेदनशील होते हैं। वृक्ष इनको दरअसल में चाहिए, और अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो इनका आवास विखंडन हो जाएगा। फिर ये रहेंगे कहाँ? आप ही का घर उजाड़ दिया जाए तो आप कहाँ रहेंगे, है ना। संरक्षण के प्रयास, आर्टिफिशियल कैनोपी ब्रिज जैसे पहल का उद्देश्य संरक्षण प्रयासों को सुनिश्चित कर उनकी आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करना है। गिब्बन कैनोपी के माध्यम से यात्रा करते समय बीजों को फैलाकर वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीजों को फैलाते हैं, जिससे क्या होता है, वन फैलता है। हाथी जैसे जीव हैं, ये पेड़ की शाखाओं, फलों को खाते हैं, फिर कहीं और पर जाके मल त्याग करते हैं। उससे क्या होता है, पूरा वन का क्षेत्र फैलता है। तो यही काम ये जीव भी करते हैं। गिब्बन अभयारण्य जोरहाट में स्थित है, असम के जोरहाट में स्थित है, और गिब्बन अभयारण्य नाम है इसका। 1997 में स्थापित एक समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जिससे भारत के एकमात्र गिब्बन, पश्चिमी हुलॉक, बंगाल स्लो धीमा लॉरिस, पूर्वोत्तर भारत में रात्रिचर प्राइमेट वगैरह शामिल है। इस अभयारण्य की ये सब खासियत है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सभी जगहों पर ये छाया हुआ है। आपने इस तरह का वीडियो शायद देखा होगा इंस्टा पर या यूट्यूब पर, जिसमें एक प्लेन जो है ये पिंक कलर का या रेड होता है, कई बार पिंक होता है, रेड होता है, वाइट भी हो सकता है, वाइट कलर का, ये आपको दिखेंगे गिराते हुए। कहाँ पर? तो आग जहाँ पर लगी है उन क्षेत्रों में पिंक फ्लेम रिटार्डेंट प्लेन ये ड्रॉप कर रहे हैं। कहाँ पर? तो LA के एरिया में, लॉस एंजल्स के एरिया में, जहाँ पर जंगलों में आग फैली हुई है। क्यों किया जाता है? इसका पहला कारण है कि ये जो है ये आग को फैलने से रोकती है। ठीक है, किस प्रकार से रोकती है? तो ज़रा वो हम न्यूज़ में देखते हैं कि किस प्रकार से रोकती है। फिर इसके डिमेरिट्स को भी हम लोग पढ़ लेंगे। इसका नाम क्या है? तो अमोनियम पॉलीफॉस्फेट इसका नाम है। ठीक है, देखते हैं ज़रा कि किस प्रकार से मदद करती है। देखिए, आज के इंडियन एक्सप्रेस में भी आया हुआ था, क्यों यूज किया जाता है। तो उसमें आपको दिखेगा कि जिस प्रकार से पानी जो है वो बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाती, इवेपोरेट हो जाती है, लेकिन ये जो अमोनियम पॉलीफॉस्फेट है, अमोनियम पॉलीफॉस्फेट है, ये याद हो जाना चाहिए आपको, ये जल्दी इवेपोरेट नहीं होती है। ये अधिक तापमान को सहन कर सकती है, अधिक तापमान को सहन कर सकती है। इस कारण से आग को कंट्रोल करने के लिए, फैलने से रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इसका छिड़काव जब कर दिया जाता है तो उन इलाकों में आग बुझ जाती है, और बुझने के साथ में फैलना भी उनका धीमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है। इसमें अमोनियम पॉलीफॉस्फेट और अन्य प्रकार के सॉल्ट मिलाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये आग को काबू कर सकते हैं। क्यों? सबसे बड़ा इसकी खासियत क्या है? इवेपोरेट आसानी से नहीं होता है। 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान चाहिए होता है इसको इवेपोरेट करने के लिए। कई बार इसका उपयोग इस प्रकार के थर्मल प्लास्टिक बनाने में भी किया जाता है, जिस प्लास्टिक को हम अति तापमान, ज़्यादा तापमान पर यूज करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है इसमें, तो इसमें खराबियाँ क्या आ रही, क्या इसको लेकर चुनौतियाँ आ रही हैं। पहली चुनौती है, इसको जब छिड़का जाता है तो सबसे पहली बात तो पिंक कलर क्यों मिलाया जाता है, ये भी पूछ सकते हैं आप। बस एक ही कारण है कि इसमें पिंक कलर या रेड कलर मिलाया जाता है, ताकि जो इसको छिड़क रहे हैं उनको पता हो कि किस एरिया में हमने छिड़काव कर दिया है। वो दूर से देखकर पता लगा सकें कि इस एरिया में हमने छिड़काव कर दिया है, अब हमें आगे कहाँ पर छिड़कना है। डिमेरिट में पहला है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, काफ़ी
महंगा पड़ता है इसका छिड़काव आग को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा इसका क्या खराबी है, तो ये सॉइल पर, जिस ज़मीन पर छिड़का जाता है और जिस पानी पर, जैसे नीचे नदी भी हो सकती है, पानी का स्रोत भी हो सकता है छिड़कते समय, या ज़मीन पर छिड़का वो बहकर कहाँ पर चला जाए, तो किसी जल स्रोत में चला जाए, तो ये जल और मिट्टी दोनों के लिए प्रदूषण क्रिएट करती है। क्या करती है? पॉल्यूशन क्रिएट करती है। पॉल्यूशन क्रिएट करती है सॉइल के लिए भी और जल के लिए भी, साथ में साथ एयर के लिए भी पॉल्यूशन क्रिएट करती है, ये एयर के लिए भी कर सकती है। दूसरी इसकी तीसरा खराबी क्या है इसका, तो ये हैवी मेटल इसमें कई सारे पाए जाते हैं, जिसमें कैडमियम जैसी चीज़ें पाई जाती है जो मानव में कैंसर और किडनी, लीवर को प्रभावित करने वाले हैवी मेटल इसमें पाए जाते हैं, भारी धातु जिनको कहा जाता है। इसीलिए अभी बहुत बड़ी मात्रा में इसका छिड़काव किया जाता है, एलए के एरिया में भी किया जा रहा है आग को काबू करने के लिए। लेकिन दरअसल में वहाँ पर फिर से पेड़ पौधे जन्म लेंगे, फिर से वर्षा होगी, तो ये जो अभी केमिकल हम इतना भारी मात्रा में छिड़क रहे हैं, ये हमारे फूड चेन का हिस्सा हो सकता है। फूड चेन का हिस्सा होने के बाद ये उस एरिया में कैंसर उत्पादित कर सकता है, लोगों में कैंसर के पेशेंट की संख्या बढ़ सकती है और लीवर और किडनी के पेशेंट्स की संख्या बढ़ सकती है। कहाँ पर? तो उन एरिया में जहाँ पर इसका छिड़काव किया जा रहा है। तो आग पर हम आज काबू पा लेंगे, लेकिन कल के इसके डिमेरिट के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। कैडमियम एक भारी धातु है जो मानव को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, और इस प्रकार के भारी धातु जब इसमें पाए जा रहे हैं तो ये कंसर्न जाहिर किया जा रहा है कई सारे रिसर्चर्स के द्वारा कि इसका उपयोग हमें कम करना चाहिए। पानी सबसे सुरक्षित उपाय होगा, लेकिन पानी के साथ दिक्कत क्या है कि वो वाष्पीकृत बहुत जल्दी हो जाती है, इवेपोरेट बहुत जल्दी हो जाती है, जिस कारण से वो ज़्यादा देर तक इतने तेज़ आग को रोक कर नहीं रख सकती है। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको? क्या नाम है इसका? इसका नाम है मुख्य रूप से अमोनियम पॉलीफॉस्फेट होता है, लेकिन इसमें और भी स्लर वगैरह हो सकते हैं और भी कई सारे प्रकार के इसमें सॉल्ट हो सकते हैं, हैवी मेटल भी इसमें उपस्थित होता है। मुख्य सब्सटेंस क्या है? तो अमोनियम पॉलीफॉस्फेट ही है। पिंक कलर, रेड कलर क्यों होता है? बस एक ही कारण होता है कि जो फायर फाइटर्स हैं उनको पता रहे कि किस एरिया में हमने छिड़काव कर दिया है, इसीलिए इसमें चमकीले कलर मिलाए जाते हैं। ओके, ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। एक अगला है उत्सव, जो तमिलनाडु के जनजातीय क्षेत्र का है, उसका अध्ययन करेंगे, फिर वीडियो को एंड करेंगे। देखिए इस उत्सव का क्या नाम है, मोधवेथ महोत्सव इसको कहा जाता है। तमिलनाडु के जो पुरानी द्रविड़ जातियाँ हैं, कई सारी जनजातियाँ हैं, उनमें मनाया जाता है इसको। देखते हैं कि ये क्या होता है। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में, नीलगिरी ट्राई जंक्शन पर है बंधुओं, यहाँ पर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों का ट्राई जंक्शन है। तो तमिलनाडु वाले एरिया में टोडा जनजाति, कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति नव वर्ष के उपलक्ष्य में अपना पारंपरिक मोधवेथ महोत्सव मनाते हैं। न्यू ईयर के उपलक्ष्य में ये जनजाति जो हैं, ये कौन सा उत्सव मनाते हैं? तो मोधवेथ महोत्सव मनाते हैं। प्रतिवर्ष दिसंबर के अंतिम रविवार, जनवरी के पहले रविवार को मनाया जाता है। यह नीलगिरी जिले में स्थित मुथुनाडु मुंड गांव के मुनपो मंदिर में मनाया जाता है। इसके बारे में याद रख सकते हैं आप लोग। मुनपो मंदिर में एक अद्वितीय ऊर्ध्वाधर शिखर है जिसकी छत फूस की है तथा शीर्ष पर एक सपाट पत्थर है जो इसे नीलगिरी में अपनी तरह का अंतिम टोडा मंदिर बनाता है। इस प्रकार से है ये मंदिर, इस प्रकार से मंदिर है, बहुत ही छोटा सा है। अभी फ़ोटो था मेरे पास, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। इसी प्रकार से बहुत छोटा सा है, बहुत कम हाइट का मंदिर है जो टोडा जनजातियों का माना जाता है कि सबसे विशिष्ट और अंतिम मंदिरों में से एक है। वहीं पर ये उत्सव ये लोग मनाते हैं। अनुष्ठान व समारोह में क्या क्या होता है? तो आने वाले वर्ष में अच्छे स्वास्थ्य, बारिश, भरपूर फसल के लिए देवता थैनेकिस आसम्मान से प्रार्थना की जाती है। ये टोडा जनजाति के देवता हैं। ठीक है। उत्सव के एक भाग के रूप में प्रतिभागी मंदिर के बाहर नृत्य प्रस्तुत करते हैं। अनोखी प्रथाएं, टोडा युवा लगभग 80 किलोग्राम वजनी चिकना पत्थर उठाकर अपनी ताकत और पुरुषत्व का प्रदर्शन भी करते हैं। पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार महिलाएं भी इस समारोह में भाग नहीं लेती हैं। महिलाएं इस समारोह में भाग नहीं लेती हैं। जनजातियों में अक्सर देखा जाता है कि महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ भी भेदभाव नहीं है, बस एक रिचुअल है जिसमें महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। ठीक है। टोडा जनजाति क्या है? टोडा जनजाति दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ी की पशुपालक जनजाति है। टोडा को विशेष रूप से पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तमिलनाडु में।
टोडा भाषा द्रविड़ है, लेकिन द्रविड़ परिवार की भाषाओं में सबसे असामान्य और सबसे अलग भाषा जो है वो टोडा जनजातियों की भाषा है। महत्व टोडा लैंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जिसे यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया गया है। उनके क्षेत्र को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। धर्म और विश्वास, उनकी धार्मिक प्रथाएं देवताओं के इर्द गिर्द घूमती हैं, जिनमें टोक्सी देवी व ओन ओधलोक के देवता केंद्रीय देवता माने जाते हैं। ये टोडा जनजाति के देवता और देवी हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर 1986 में स्थापित भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम जो है उसमें भी शामिल है। 3 राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में फैला हुआ है। यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी ही था। बहुत सेंसिटिव एरिया है ये। आदियान, अर्नानादान, कादान, कुरिचियन, कुरुमन और कुरुम्बा जैसे कई जनजातीय समूह यहाँ पर रहते हैं। ये विश्व के अफ्रीकी उष्णकटिबंधीय और इंडो मलयानन जैविक क्षेत्र के संगम को भी चित्रित करता है और बड़ी विशिष्ट मानी जाती है नीलगिरी को। तो नीलगिरी के बारे में हमने समझा, टोडा जनजाति के बारे में हमने समझा, और किसके बारे में, तो मोधवेथ महोत्सव के बारे में भी हमने समझा है। आपको शुरुआत में 2 सवाल भी मैंने दिया है। एक दिया है कि महाकुंभ जो है, कुंभ का महत्व क्या है भारत के लिए, ये आपको लिखना है। आज सभी ग्रुप में यही कॉमन सवाल ही दूंगा, करंट अफेयर का कभी कभार सवाल देना चाहिए, आज यही सवाल रहेगा। आप लोग भी लिख सकते हैं सभी लोग। और निबंध के लिए आज का क्या रहेगा, निबंध का जो ग्रुप है उनके लिए कि भारतीय युवा 2025 के वर्ष में आपको इसी पर निबंध लिखना है। क्या लिखेंगे, तो कुंभ वाले में आपको लिखना पड़ेगा कि सामाजिक रूप से क्या महत्व है इसका, आर्थिक रूप से क्या महत्व है, सांस्कृतिक रूप से क्या महत्व है इसका, और उसके अलावा क्या हो सकता है, सॉफ्ट पावर के रूप में किस प्रकार से इसका महत्व है, भारत के सांस्कृतिक स्वरूप को पूरे दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करता है कुंभ, उसके समक्ष भी है महत्व। और क्या हो सकता है आर्थिक रूप से, इतने सारे बड़े सारे लोगों का संगम होगा, तो आर्थिक जो साइकिल है, इकोनॉमिक साइकिल जो होता है, उसमें कई सारे स्तरों पर निवेश आता है, लोग जम के खर्चा करते हैं, जिससे समाज में समरसता होती है, समावेशिता होती है, इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा मिलता है कहीं न कहीं पर्व त्योहारों से। तो ये हो सकता है। बाकी भारत के युवा वाले में क्या क्या लिख सकते हैं, युवाओं के सामने आज के समक्ष में क्या क्या चैलेंजेज है, क्या उनकी जनसंख्या है, क्या उनको करना चाहिए, किस प्रकार से युवा जो है देश के आने वाले पूरे पीढ़ी को एक दिशा दिखा सकते हैं और सभी चैलेंजों को हमारे लिए समाधान भी ला सकते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। कोशिश कीजिएगा लिखने की। आज मेंस के लिए मैं दूसरा वीडियो भी डालूंगा जिसमें मेंस के बारे में बताऊंगा आपको। और जब तक कोशिश नहीं करेंगे ना लिखने की, आपको नहीं आएगा लिखना। बच्चे बोलते हैं कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लिखना चाहिए, ये गलत होता है तरीका। सिलेबस कंप्लीट करते करते आपको 6 से 8 महीने लग जाते हैं, तब जाके आपका सिलेबस का 80 से 90% ही कंप्लीट हो पाता है। आपको मैं जुड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मत जुड़िए, आप खुद से लिखिए। जिनके पास हो जुड़ना वही जुड़ें, वही सही रहता है। 80 से 90% सिलेबस कंप्लीट हो पाता है 6 से 7 महीनों में। तब तक आपके प्रीलियम का समय आ जाता है। बिल्कुल लॉजिकल तरीके से, तार्किक रूप से सोचना चाहिए, कुछ भी इमोशनल नहीं है इसमें। पीटी का समय आ जाता है, फिर आप पीटी के प्रैक्टिस में लग जाते हैं और इस प्रकार से साइकिल फिर कभी ख़त्म ही नहीं होता है। अभी से भी पीटी के लिए ये आपको समझना पड़ेगा कि मेंस एग्जामिनेशन की जब आप तैयारी करते हैं तो पीटी एग्जामिनेशन की आपकी तैयारी हो जाती है। 70 बीपीएससी अलग इसलिए था क्योंकि इसमें सवालों का स्तर काफ़ी निम्न पूछे गए। क्या अगली बार भी ऐसा होगा, हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे अंत में, मेंस तैयार करने के बाद पीटी के प्रैक्टिस के दौरान कठिन सवाल भी 69 के जैसा भी प्रैक्टिस कर लेंगे और लूसेंट और एसएससी लेवल का भी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब जब ऐसा ही हो गया है आयोग, तो हम उसको अपने हिसाब से तैयारी करेंगे। ये हो सकता है। ओके, तो लिखिएगा, ज़रूर कोशिश कीजिएगा लिखने की, सोचकर, सर्च करके, एआई का मदद लेकर, कैसे भी बस लिखना है। ठीक है, कलम चलना चाहिए, वही नहीं चलता है अधिकांश बच्चों का। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। आई होप आप कुछ सीख रहे होंगे।